कई बार क्या एग्जाम के अंदर जैसे मिनिमम जेड दे रखा होता है, तो मिनिमम जेड दे रखा होता है तो आप ये याद नहीं करना है कि सर इसको माइनस से गुणा करना ही होता है। जैसे मान लो कोई भी ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, तो जो सिंप्लेक्स टेबल होता है वो सिंप्लेक्स मेथड जब भी आप लगाते हैं वो हमेशा कब लगा सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि मैक्सिमम की प्रॉब्लम हो तभी लगा पाए, आप मिनिमम में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है फिर, जैसे अभी आप क्या कहते हैं कि ऑल जेड जे माइनस सी जे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो फिर यहां पे जब आप एक किसी वेरिएबल को एंटर करवाते हैं तो वहां पे अपन क्या देखते हैं, मोस्ट नेगेटिव। जब यहां मैक्सिमम की प्रॉब्लम होती है तो जब अपन सिंप्लेक्स टेबल में जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर मैंने कहा था कि जब मोस्ट नेगेटिव की आप बात करते हैं तो मोस्ट नेगेटिव जो होता है जेड जे माइनस सी जे, जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग उसको एंटर करवाया जाता है। जब यहां मिनिमम की बात आएगी ना तो यहां पे जो मोस्ट पॉजिटिव होगा उसको एंटर करवाएंगे। क्या करेंगे, मोस्ट पॉजिटिव जो होगा जेड जे माइनस सी जे उसको एंटर करवाएंगे। तो इसलिए दो चीजें अपन नहीं ध्यान में रखते हैं, इसलिए उसको अपन ने क्या कर लिया कि भाई अपन ऐसा करेंगे, इससे अच्छा है कि अपन इसको क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम की जगह मिनिमम को मैक्सिमम बना लेते हैं। तो बात वो एक ही आ जाती है। देखना पे एग्जाम्पल करेंगे आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि अपन मिनिमम क्यों बनाते हैं, मैक्सिमम क्यों बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर उसके लिए आपको दो रूल याद रखने होंगे कि जब यहां मिनिमम की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस टेबल के अंदर जो सिंप्लेक्स टेबल में जब किसी भी, जब मान लो जेड जे माइनस सी जे अगर अपन को नहीं मिले सारे के सारे, ऑप्टिमल नहीं आया, तो ऑप्टिमल नहीं आया तो अपन क्या करते हैं, किसी एक को एंटर करवाते हैं, कोई एक लीव कर जाएगा। तो एंटर कराने के लिए अपन क्या देखते हैं कि सर सभी जेड जे माइनस सी जे में जो मोस्ट नेगेटिव है उसको एंटर करवाना है। तो मिनिमम की प्रॉब्लम जहां होती है वहां अपन ये देखते हैं कि मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, उसको आप एंटर करवा दो। तो वो करने की बजाय अपन क्या कर लेते हैं, इस मिनिमम जेड जो है इसको आप माइनस जेड से यानी माइनस से मल्टीप्लाई करके ये किसके बराबर बन जाता है, मैक्सिमम जेड। अब आप सेम उसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, बस ये तरीका चेंज करना होता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ये आप इसमें रूल लिख सकते हैं। तो अपन एक ही रूल बना के चलेंगे कि सर हमेशा मैक्सिमम बना लेंगे अपन पहले से ही, ताकि अलग अलग रूल नहीं बनाने पड़े अपन को। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम मतलब इंटरव्यू में कि भाई इसको क्यों बनाते हैं, तो बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा कोई मेथड नहीं है। बिल्कुल आप इस पे भी मिनिमम के लिए भी हल कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको। एक देखो इधर ध्यान दो, अपन ने जो टेबल बनाई थी, तो अपन ने जो टेबल बनाई थी तो यहां पे जो मैंने इस टेबल के अंदर सबसे पहले बेसिक वेरिएबल लिए थे, फिर इनके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आती है CB, और फिर यहां अपन BJ लिखते हैं, याद है ये अपन लिखते हैं BJ। तो इसमें जो BJ आता है अपने पास, तो ये BJ क्या होते हैं, जो भी अपने यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दे रखी होती है, कंस्ट्रेंट दे रखे होते हैं, तो उसमें जो राइट साइड में वैल्यूज होती हैं उनको B1 B2 Bn नाम देते हैं अपन। तो ये जो वैल्यूज हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा क्यों, सिंप्लेक्स टेबल में ये रूल लिखते हैं अपन, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी, याद हो तो, कि जो सिंप्लेक्स जो मेथड होता है वो फिजिबिलिटी को प्रिजर्व करके चलता है और हमेशा ऑप्टिमलिटी की ओर काम करता है। तो फिजिबिलिटी प्रिजर्व करने का मीनिंग क्या है कि इसके पास जो भी बेसिक सॉल्यूशन है वो फिजिबल होंगे। तो फिजिबल के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है वो फिजिबल कब होता है, जब जितने भी उसके जो बेसिक वेरिएबल हैं वो सारे के सारे क्या आने चाहिए, पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने चाहिए। करते हैं कि नहीं करते हैं। और हमने देखा कल जो टेबल बना रहे थे कि सर यहाँ जो बेसिक वेरिएबल आपके लास्ट में बचे थे x1 x2 या x3 जो भी, इनका जो मान है वो यहाँ जो ये BJ बचे थे यही तो मान होता है उसका। और ये मान अगर आपने मान लो नेगेटिव ले लिया तो क्या फिजिबिलिटी यहाँ पे मेंटेन रहेगी, नहीं रहेगी ना, क्योंकि ये जो बेसिक वेरिएबल है इनके मान यही तो होते हैं। और ये जो मान अगर आपने नेगेटिव ले लिया किसी को भी, किसी भी BI को अगर आपने नेगेटिव रखा किसी भी टेबल में, इसका मतलब वहां पे आपने क्या कर दिया, फिजिबिलिटी रिमूव कर दी। जबकि जो सिंप्लेक्स टेबल है उसमें फिजिबिलिटी हमेशा मेंटेन होती है। तभी अपन एक रूल होता है कि जितने भी BJ होते हैं इनको हमेशा आप पॉजिटिव बना के रखेंगे। जैसे कई बार क्या होता है आपने देखेंगे कि जब आपको कंस्टेंट दे रखा होगा शुरुआत में, जैसे मान लो
x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू -4 है, तो इसको जब अपन सोल्व करते हैं, मान लो सिंपलेक्स टेबल में पुट करेंगे इसको, तो पहले अपन इस -4 को +4 बनाएंगे। वो इसीलिए बनाया जाता है, आपने जब सिंपलेक्स पढ़ा होगा कभी, तो हमेशा एक रूल पढ़ा होगा कि जो जितने भी ये बीजे होते हैं इनको हम क्या बनाते हैं, हमेशा पॉजिटिव बनाया जाता है। तो पॉजिटिव बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो आप इसका मतलब इसका मान यहाँ -4 रखेंगे, जिसके भी करस्पॉन्डिंग आएगा, तो जो यहाँ वेरिएबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग इसका मान नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बेसिक वेरिएबल का मान नेगेटिव आ रहा है, और बेसिक वेरिएबल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसकी फिजिबिलिटी नहीं रह रही वहां पे। तो फिजिबिलिटी मेंटेन करनी होती है, इसलिए इन सभी बीजे को अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो अपन क्या करते हैं, इसको माइनस से गुणा करते हैं पहले, तो ये क्या बन जाता है, -x1 -x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इसको इक्वलेट इन जो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सरप्लस वेरिएबल यानी माइनस करना पड़ेगा, वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें, जब भी आप सिंपलेक्स मेथड यूज करते हैं तो ये जो बीजे होते हैं इनको हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिया जाता है। लेने का रीजन क्या है, क्योंकि सर उससे फिजिबिलिटी मेंटेन होती है इसकी। आगे बात में तो एक रूल तो हम बना लेंगे कि भी सर मैक्सिमम जेड जो है वो हमेशा अपन जो मिनिमम दे रखा होगा उसको माइनस से गुणा करके अपन मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि एक ही रूल हमेशा अपन को याद रखना पड़े, अलग अलग रूल हमें नहीं बनाने। दूसरी कंडीशन यहां से कि ऑल यानी जो बीजे हैं अपने वो सर सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए फॉर ऑल जे के लिए। और ये क्यों रखने हैं, क्योंकि सर इससे फिजिबिलिटी मेंटेन होती है। ये भी रूल हमें ध्यान रखना है कि ऑल बीजे आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये सिंपलेक्स टेबल में दो रूल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो हमने ग्राफिकल मेथड किया था, आपको याद होगा, तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमें अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन मिले थे, उसी को अपन उठाते हैं क्योंकि उसको अपन ने सोल्व कर रखा है, उसका आंसर भी हमें पता है, तो उसी पे अपन काम करते हैं और फिर ग्राफिकल को और इसको कंपेयर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखो आप, तो लिखें इसमें, तो नेक्स्ट केस लिख लेंगे, पहले अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन का केस जो है वो लिख लेंगे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, या आप इसको कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां से दो चीज तो ये ध्यान रखेंगे, एक चीज तो जो मैंने अभी बताई थी आपको कि जब भी सर अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन का केस हमारे पास कब आता है, जब अपन ने ग्राफिकल बात की थी, कब आता है कि सर कोई ना कोई कंस्टेंट ऐसा होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के क्या होगा, पैरेलल होगा, उस केस में ही पॉसिबल होता है, वरना तो हम डायरेक्ट कह देते हैं ग्राफिकल की हेल्प से कि भी यह अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन है, नहीं मिलेगा। ये ग्राफिकल में हम जानते हैं, सिंपलेक्स में अभी नहीं पता हमें कैसे देखते हैं। तो जब ग्राफिकल में हमने देखा तो हमने साथ में ये भी देखा कि सर जब अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो दो कॉर्नर पॉइंट ऐसे मिलते हैं जिन पे हमें मैक्सिमम का अगर मान लो फंक्शन है तो वहां ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम का है तो मैक्सिमाइज हो जाता है, मिनिमम का है तो मिनिमाइज हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जो अपने पास ऑप्टिमल वैल्यू है वो कम से कम दो कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है। लेकिन बाकी जो पॉइंट होते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको, याद करो, ये जो बाकी पॉइंट्स है, मान लो यहां पे, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया था x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 ले लें, और यहां मैक्सिमम ऑफ z बराबर मान लो यही लिख देते हैं x1 प्लस x2। तो यहां पे कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे, और x1 x2 मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलेंगे। और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलेंगे तो सर ये दो कॉर्नर पॉइंट जो है इन पे हमें पता है कि इसकी जो ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट पे हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन सर ये जो आपके पास ये पॉइंट हैं, ये जितने भी ये जो पॉइंट हैं, क्या ये पॉइंट ऑप्टिमल तो है, लेकिन ये किसी भी कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि ये फिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या?
बताएं भाई। ऑब्वियस ही बात है कि सर दो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे तो दो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो मिलेंगे। तो ये बाकी जो क्योंकि सॉल्यूशन तो ये भी मिलते हैं ना उसके, ऑप्टिमल में तो आते ही है भाई। ऑब्वियस ही बात है सर, ऑप्टिमल में सारे आते हैं ये जितने भी हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है क्या? क्योंकि हमने देखा था, क्वेश्चन सोल्व किया था, याद करो, कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्नर पॉइंट को, और कॉर्नर पॉइंट है वो किसको करस्पॉन्ड करते हैं? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो बनते हैं बाकी जितने भी हैं, लेकिन ये फिजिबल नहीं होते सर। बात समझ में आई? तो ये बात आप लिख सकते हैं यहां पे। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? लिखें 2 कॉर्नर पॉइंट, सॉरी इसमें लिखें एग्जैक्टली 2 BFS, एग्जैक्टली 2 BFS, और उधर लिख लेंगे नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विच आर ऑप्टिमल। दो केस बनेंगे तो यहां पे इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट, तो इसमें लिख लेंगे एग्जैक्टली 2 BFS विच आर ऑप्टिमल, एग्जैक्टली 2 BFS विच आर ऑप्टिमल। और यहां लिख लेंगे इनफाइनाइट, इधर लिख लेंगे इनफाइनाइट बेसिक नॉन बेसिक फिजिबल, इनफाइनाइट नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विच आर ऑप्टिमल, विच आर ऑप्टिमल। ये अपन ने किसकी बात की है? ग्राफिकल मेथड की बात की है। हमेशा की बात नहीं कर रहे अपन, किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड की। ठीक है, तो यहां से अपन ने देखा वही अपन ने लिख दिया है। बात समझ में आ गई? अब देखो अब अपन ने बात करनी है कि सर ये तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। तो अब आप सिंप्लेक्स टेबल को देख के कैसे बताएंगे कि भाई इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? तो आप एक एग्जांपल लिखें और उसको अपन सोल्व करते हैं। तो उसकी टेबल में डायरेक्ट लिख देता हूं, आप बना के देख सकते हैं, खुद बनाएं तो एग्जांपल लिखें सभी। एग्जांपल लिख लेंगे इसमें मैक्सिमम z बराबर 2x1 प्लस 4x2 सच दैट इसके जो कंस्टेंट हैं x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 5, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4, x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपन इसको ग्राफिकली सोल्व कर सकते हैं। पहली बात तो ग्राफिकली अपन अलग से सोल्व कर लेंगे इसको, और सिंप्लेक्स टेबल से भी सोल्व करेंगे। तो जब ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? तो ग्राफिकली सोल्व करो, इसका ग्राफ क्या बनेगा बताओ जल्दी से। तो ग्राफिकली यहां इधर सोल्व कर लो आप। तो यहां पे देख लो x1 प्लस 2x2, तो x1 प्लस 2x2 बराबर कितना है? 5। और यहां अपने पास है x1 प्लस x2 बराबर 4 दिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहां पॉइंट कितने आ जाएंगे? 4 0 0 4। और यहां पॉइंट देखें तो अगर x1 को मैं 0 रख दूं तो x2 कितना आएगा? 5/2। और x2 को 0 रखें तो ये 5,0, 0,5/2 और 5,0। तो 5,0 का मतलब है यहाँ 4 है, तो यहाँ मैंने 5,0 मान लिया। ठीक है, और यहाँ इसमें मान लेते हैं तो एक लाइन तो यहाँ से चली जाएगी अपने पास, ये मान लेते हैं अपने एक लाइन तो ये है। ठीक है, और दूसरी लाइन है वो कहाँ से जाएगी सर? दूसरी लाइन अपन यहाँ मान लेते हैं, और ये लाइन ऐसे कुछ बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, ये 0,0, और ये पॉइंट बन जाएगा अपना 0,5/2, और ये पॉइंट अपना 4,0, और ये कितना आएगा देखना? 3,1 आ रहा है क्या? तो ये आ जाएगा 3,1, और ये अपना रीजन आ जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम अपन को 3,1 पे मिलेगा और एक 4,0 पे। इस पे मिल रहा है क्या? चेक कर लो 3,1 पे। तो 3,1 पे मान कितना आ रहा है? 3,1 पे मान आ रहा है अपना 6 और प्लस 3 9, और 4,0 पे कितना आ रहा है? नहीं है? अच्छा ये है क्या? तो इसको हटाओ ना फिर, तभी मैं देख रहा हूँ दोनों पॉइंट अलग अलग कैसे आ रहे हैं।
देखो देखिए इसमें रखो ना, हाँ 3 1 पे क्या आ रहा है 6 + 4, यानी ये आ गया अपने पास से कितना 10 आ गया। दूसरा कौन सा पॉइंट आ रहा है 5,2 आ रहा है क्या, तो ये पॉइंट आ रहे हैं ना ये वाले, इसी लाइन के पैरेलल आएगा, इसके तो नहीं आना चाहिए, यही है क्या, ठीक है, तो इस लाइन के पैरेलल आ जाएगा। तो सर हमें ये दो कॉर्नर पॉइंट मिल गए, कौन से 0,5/2 और 3,1, जिन पे हमें क्या मिल रहा है मैक्सिमम मान मिल रहा है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इसके ऑप्टिमल बन जाएंगे। ये अपन ने ग्राफिकल देख लिया, ठीक है, और दो कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे जो इसके ऑप्टिमल बन रहे हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अपन सिंप्लेक्स से करते हैं, तो सिंप्लेक्स से करेंगे तो इसकी टेबल बनाएंगे, तो वही सेम यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। तो मैक्सिमम जेड बराबर, ये तो ऊपर रखा रहेगा 2x1 + 4x2, और यहाँ जो कंस्टेंट है इसमें वही <= है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा बताओ सर, ये बन जाएगा अपने पास x1 + 2x2, और यहाँ पे +x3 = 5 हो जाएगा, और यहाँ बनेगा x1 + x2 और +x4 = क्या हो जाएगा 4, और x1 x2 x3 और x4 ये > 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, टेबल आप लोग भी बना लेंगे साथ साथ में, तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब तो करनी आ गई ना कैलकुलेशन सबको, तो बना सकते हो आप खुद भी, तो टेबल में बना देता हूँ, आप लोग बना लेंगे इसमें साथ में। तो जगह रखना नीचे, तो ये बेसिक वेरिएबल, और यहाँ CB, और ये BJ, तो ये इसकी कॉस्ट 2400, ये आप डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो वही बात है, पहले जब आप इसमें रखेंगे तो बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल अपन, मैंने कहा था जब भी अपन सिंप्लेक्स स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो x1 x2 को 0 रखेंगे, तो यहाँ बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे x3 x4। तो सबसे पहले बेसिक वेरिएबल x3 x4 लेते हैं, और इनकी कॉस्ट है वो 0 0 है, तो यहाँ पे 0 × x3 कर देंगे, और यहाँ पे 0 × x4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो BJ की वैल्यू क्या है 5 है, और ये 4 है, और ये जो टेबल है ये बना लेंगे, इसमें इनकी कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ 1 1 2 1 और 1 0 0 1। अब ZJ - CJ फाइंड आउट करें, तो ZJ - CJ जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो -2 -4 और ये 0 0। मैंने कहा था कि जो भी अपने पास बेसिक वेरिएबल है उनके करस्पॉन्डिंग ZJ - CJ क्या आना चाहिए, अपना 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आ गया -2 -4। तो फिर मैंने कहा था आपको कि जो मोस्ट नेगेटिव है उसको अपन एंटर करवाएंगे, तो यहाँ पे ये एंटर करेगा, और लीव करने के लिए क्या करते हैं मिनिमम रेशियो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर BJ/x2 आ जाएगा, BJ/x2। तो यहाँ मिनिमम रेशियो देखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा सर, यहाँ 5/2 और यहाँ मिनिमम रेशियो आ जाएगा 4। ये तो फास्ट कर सकता हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये एंटर होगा और मिनिमम रेशियो ये आ गया, तो ये लीव हो जाएगा, और x2 एंटर हुआ और x3 है वो लीव हो गया। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे टेबल बना रहा हूँ, देखना, तो ये ऐसे ही बना लेते हैं इसमें सेम टेबल। तो सर यहाँ जो बेसिक वेरिएबल में यहाँ x2 आ जाएगा और यहाँ x4 रहेगा, तो x2 की कॉस्ट है वो 4 है, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट है वो 0 ही है। तो देखो यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ पूरे को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 1/2 1 1/2 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है, और यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जो यहाँ सेकंड कॉलम सेकंड रो है उस रो में से इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ। 4 में से 5/2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3/2, तो ये 3/2, और 1 में से हाफ घटाएंगे तो ये हाफ, 1 में से 1 यानी 0, 0 में से हाफ यानी -हाफ, और 1 में से 0 यानी 1। बताओ आया कि नहीं आई।
और इसमें फिर जेड जे माइनस सी जे निकालो, क्या आ गया? कर लोगे ना, टेबल तो बनानी आती है सबको। तो यहां कितना आएगा बताओ? इसको आप गुणा करेंगे 2 से, तो यहां 0 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 0 आएगा, और ये आ जाएगा 2, और ये 0। अब आप एक बात बताओ, यहां पे मैंने आपको ये बताया था यार, देखो ये चीज समझना आप लोग, इसमें लॉजिक क्या है भी। मैंने आपसे ये कहा था कि जो बेसिक वेरिएबल हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारे जो जेड जे माइनस सी जे वो 0 आता है। और ये 0 क्यों आता है? क्योंकि सर हमने जो बेसिक वेरिएबल ले रखे हैं इनका तो फिक्स मान आएगा, तो इसको तो आप कोई इंक्रीज या डिक्रीज कर नहीं सकते, तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वैल्यू हम किसकी चेंज करते हैं? जो अपन नॉन बेसिक वेरिएबल लेके चलते हैं उन्हीं को अपन चेंज कर सकते हैं। तो अब आपके पास एक नॉन बेसिक वेरिएबल है, वो उसके करस्पॉन्डिंग जेड जे माइनस सी जे क्या आ गया? 0 आ गया, और बाकी सारे क्या है? ग्रेटर देन है। तो अगर वैसे देखा जाए तो यहां ऑप्टिमल मिल जाना चाहिए। ऑल जेड जे माइनस सी जे जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि भी ऑप्टिमल मिल जाता है। लेकिन अब आप खुद देखो यहां पे कि सर यहां जेड जे माइनस सी जे एक नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग अगर कोई जेड जे माइनस सी जे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर आप इस डायरेक्शन में और भी जा सकते हैं आगे। क्योंकि अब आप क्या देखेंगे, हम जो जेड जे माइनस सी जे जो आते हैं उनमें लीस्ट ही तो देखते हैं, और जो लीस्ट आता है उसी को अपन क्या करवाते हैं? एंटर करवाते हैं। आगे हमारी प्रोसेस तो यही रहती है। तो सर यहां पे ये जो जेड जे माइनस सी जे है इसमें जो हमारे, क्योंकि अब आप देखो, क्योंकि ये तो मान फिक्स हो गए, x2 मान फिक्स हो गया, यहाँ पे x4 मान फिक्स हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ये 0 आता है तो सर यहां पे अगर किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास कोई भी नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग अगर जेड जे माइनस सी जे 0 आ जाता है तो वहां पे अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा मिल जाएंगे, चांसेस होते हैं। लेकिन मिलेंगे कब? अगर आप इस डायरेक्शन में आगे जाना चाहेंगे। मतलब क्या है कि सर हम इस x1 को और बढ़ा सकते हैं। अब x1 को अगर आपको एंटर करवाना है तो भाई किसी न किसी को लीव करवाना पड़ेगा, और लीव करवाने के लिए अपन क्या करते हैं? मिनिमम रेशियो देखते हैं। लेकिन मिनिमम रेशियो भी तो डिफाइन होना चाहिए ना। अगर मान लो ऐसा हो जाता कि यहां 0 आ जाता, लेकिन मिनिमम रेशियो मान लो अगर नेगेटिव और 0 हो जाता, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनकी वैल्यू है वो 0 हो जाती, और अगर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 या नेगेटिव हो जाती तो उस केस में तो आपको यहां पे क्या नहीं मिलता, क्योंकि आप ना तो इसको एंटर करवा सकते थे ना फिर किसी को आप लीव कर सकते थे। तो मतलब क्या रहा कि सर अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आपको किसी जेड जे माइनस सी जे किसी भी नॉन बेसिक वेरिएबल, क्योंकि बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग तो हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है जेड जे माइनस सी जे। लेकिन अगर कभी नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग अगर 0 आ जाए जेड जे माइनस सी जे, इसका मतलब क्या है कि सर इस डायरेक्शन में आप और आगे जा सकते हैं। और इस डायरेक्शन में अगर और आगे आप जा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो कि जब अपन जेड जे माइनस सी जे की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने चाहिए। अगर इनके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव मान आ जाता है तो फिर आप उसको और आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनका फिक्स मान आ जाता है जो भी आएगा। लेकिन जब 0 आता है तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में और आगे अपन जा सकते हैं। और डायरेक्शन में जा सकते हैं ये कौन डिसाइड करता है? मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो कब डिफाइन कर सकते हो? जब उस कॉलम में कम से कम एक पॉजिटिव एंट्री हो। उस कॉलम में क्या होनी चाहिए? कम से कम एक पॉजिटिव एंट्री होनी चाहिए, तभी आप इसको एंटर करा सकते हैं और किसी दूसरे को रिमूव करवा सकते हैं। तो जेड जे माइनस सी जे किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग 0 आना ही नेसेसरी नहीं है, साथ में उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम जो होता है उसमें कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ताकि आप उसका क्या डिफाइन कर पाओ? मिनिमम रेशियो। क्योंकि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप याद करो, जिसमें मैंने लाइन बनाई थी, याद है? जिसमें मैंने लाइन बनाई थी। और अब आप खुद यही देख लो, अगर मैं इसी फंक्शन को जो मैंने ऊपर ले रखा है
अगर मैं इसको ये कर देता, यहाँ पे देखो समझो इस चीज को, मिनिमम जेड कर देता, तो मिनिमम जेड होता तो ये क्या बनता सर, ये होता 2x1 प्लस 4x2, ये मैं मिनिमम जेड कर देता। तो अगर मैं इसको मिनिमम जेड करता तो आप ग्राफिकली देखो इसमें कितने सॉल्यूशन होते, एक ही सॉल्यूशन होता, कौन सा, 0 0। तो अब अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन नहीं मिलते। अब इसको आप सिंप्लेक्स से देखो, इसी क्वेश्चन को अब आप सिंप्लेक्स से देखो, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख लो। अगर आप इसी क्वेश्चन को अपन ने मिनिमम की प्रॉब्लम कर दी तो सर यहां इसको ग्राफिकली अब अपन देखेंगे तो यहां पे केवल 0 0 पे ऑप्टिमल मिलेगा, तो हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। अब इनफाइनाइट नहीं होंगे। अब ग्राफिकल पे जब आएंगे तो सर यहां पे इस पे ग्राफिकल लगाएंगे तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम जेड बनाएंगे। वो किसके बराबर होगा सर, मिनिमम ऑफ माइनस जेड के बराबर होगा। और मिनिमम ऑफ माइनस जेड होने का मतलब है सर -2x1 -4x2 हो जाएगा, ये लिखेंगे अपन। और अगर ऐसा लिख दिया तो सर यहां पे -2 लिखेंगे आप, यहां -4 लिखेंगे, देखना यहां -2 लिखेंगे, यहां -4 लिखेंगे। और जब यहां -2 और -4 लिखेंगे तो आप देखो अपने को फर्स्ट टेबल में क्या मिल जाएगा, ऑप्टिमल मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहां 2 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, तो कितने सॉल्यूशन मिले, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। तो कहानी वही हो रही होती है जो अपन ग्राफिकल में पढ़ते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अपन कंपेयर करके चले तो अपन को ये चीजें अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई यहां 0 आ गया, 0 आ गया तो सर आप एंटर करवा सकते हैं, लेकिन एंटर करवाने के लिए भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ -2 -4 करेंगे तो अब आप निकालो इसमें, तो सर ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो यही ऑप्टिमल मिल जाएगा। तो अब आप खुद देख लो x3 x4 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 5 और 4, लेकिन x1 x2 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 0। हाँ तो 2 4 हो गया ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो तभी तो मतलब अपन को ऑप्टिमल मिल गया ना फर्स्ट टेबल में ही, तो अपन को आगे जाना ही नहीं पड़ा। तो अब आप खुद देखो कॉर्नर से किधर वो गया, क्या इसी कॉर्नर पे क्या मिल गया, ऑप्टिमल। वरना क्या करता वो कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करता भी, काम तो जो सिंप्लेक्स भी तो वही काम करता है, कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करता है। लेकिन सर हमें पता है, देखो अपन ने ग्राफिकली देखा, तो अगर यहाँ मिनिमम की प्रॉब्लम आप करेंगे तो ऑप्टिमल कौन मिलेगा, 0 0। तो देख लो आपने टेबल कहाँ मूव की, फर्स्ट टेबल में मिल गया आपको आंसर, क्या मिला 0 0। तो क्या मिलेगा 0 0 5 4। अब आप खुद निकाल के देख लेना कि इस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा वो 0 0 5 4 आएगा, निकाल के देख लो। बात समझ में आई, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ग्राफिक अब सिंप्लेक्स से कैसे देखेंगे, समझ में आ गया कि सर सिंप्लेक्स से हमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ZJ माइनस CJ 0 आए और साथ में उस कॉलम में, यानी जो भी ZJ माइनस CJ 0 आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होता है उसमें कम से कम एक क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव एंट्रीज होनी चाहिए उसकी, यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, रीजन समझ में आया। क्योंकि अगर मान लो क्या फायदा हुआ जब यहां 0 आ गया, अब आप उसको एंटर करा ही नहीं पाए, इसका मतलब आगे तो मूव करवा ही नहीं पाए। क्योंकि आप खुद देखो, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप यहां मान लो इस कॉर्नर पॉइंट पे ऑप्टिमल मिल गया तो आपको इन सभी पे क्या मिलता है, ऑप्टिमल। और इन सभी पे ऑप्टिमल क्यों मिलेगा, जब आप इस कॉर्नर से कॉर्नर पे मूव करोगे। तो मूव करना के मतलब यही तो हो गया कि सर यहाँ पे 0 आने का मतलब आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, तो तभी तो अपन और आगे बढ़ाते हैं, तो इन सभी पॉइंट पे क्या मिलता जाता है, ऑप्टिमल मिलता जाता है। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक टेबल और बनाएंगे, आप इसको क्या करेंगे, एंटर करवाओ, तो रिमूव कौन होगा, मूव लीव कौन सा होगा। अब देख लो इसमें आप डिवाइड करके देख लो, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ये आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएगा, x4 रिमूव हो जाएगा और इसमें एंटर कौन होगा, तो टेबल बनाओ देखें एक और। तो इसमें आप एक टेबल और बनाएंगे, मैं बना देता हूं, आप लोग बाद में बना लेना, इधर लिख देता हूं। तो जब आप इसमें आगे टेबल बनाएंगे तो इसमें ये टेबल मिलने वाली है, देखो
आप इसको एंटर करवाया आपने और रिमूव कौन हो गया x4, तो इसमें टेबल जो बनेगी ना वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना बाद में। तो यहाँ पे टेबल में आएंगे अपने पास अब x2 और यहाँ कौन आ जाएगा अब x1 और ये 4 और ये 2 कॉस्टिंग हो जाएगी उसकी। और बीजे अब देखो आपने किसको यहाँ पे रिमूव करा है इसमें, तो इसको 1/2 से डिवाइड करोगे अब आप पूरे कॉलम को, सॉरी रो को, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये तो आ जाएगा यहाँ पे 3 जो भी अपने बीजे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या है, ये अपने हैं बेसिक वेरिएबल और ये CB है और ये बीजे है, तो ये आ जाएगा पूरा कॉलम आप 3 1 0 -1 2 और ऊपर वाला कॉलम आएगा 1 0 1 1 और -1। ये आना है कि देखो, या नीचे मेरे जगह नहीं, आप तो नीचे लिख लेंगे इसके जस्ट। तो इसको मैंने एंटर करवाया और लीव कौन हो गया, x4 लीव हो गया। अब आप देखो ZJ - CJ निकालो, क्या आएगा, 0 0 आ रहे, तो ये 0 आया, ये 0 आया, ये और ये क्या आया, फिर आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा कि नहीं, ऐसे चलेगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का आने का मतलब सर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब देखो आप खुद देखो ग्राफिकली। अब देखो ग्राफिकली अपन साथ में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उससे अपन समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट इसके क्या बनेंगे, ऑप्टिमल बनेंगे, रुक नहीं जाएगा ये, इन सभी पॉइंट पे क्या देगा हमें, ऑप्टिमल वैल्यू देगा। तो भले ही अपन सिंप्लेक्स से करें लेकिन सॉल्यूशन तो वहां भी इनफाइनाइट मिलने वाले हैं, और मिल रहे हैं, देख लो आप। अब आप x4 को एंटर करवाओ, क्योंकि यहां भी तो नॉन बेसिक के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये मिल रहा है ना बेस्ट। हाँ हाँ, किसमें, ठीक है, 0 आ रहा है, हाँ, एक नेगेटिव होता, नहीं फिर तो वहां तो अपन बात ही नहीं करते ना। तो पहले नहीं ऑप्टिमलिटी तो आने दो पहले, ऐसा नहीं होगा पहले, क्योंकि जब आप भाई ओबवियस ही बात है, ये ऑप्टिमल तो आ गया ना, तो ऑप्टिमल कब आएगा, जब सारे ZJ - CJ > 0 आएंगे, तो वो केस नहीं आएगा, तब उससे पहले अपन ऑप्टिमलिटी तो देख ही नहीं सकते ना, भले फाइनाइट इनफाइनाइट तो बाद की बातें हैं। हाँ ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल, हाँ हाँ, नहीं, ऑब्वियस ही बात। भाई देखो आप ये चीज ध्यान रखें, ऑप्टिमलिटी आने के बाद ही अपन देखते हैं यूनिक है या इनफाइनाइट है, ये तो अपन वहीं भी यही करते हैं। और भाई आपको फिजिबल रीजन ही नहीं मिलेगा तो आप कहां से देखेंगे कि भाई ऑप्टिमलिटी आएगी, तो फिर ही तो अपन देखेंगे एक पे आ रही है या ज्यादा पे आ रही है। अब आप खुद देख लो, जब ये इसको सोल्व करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें कॉर्नर पॉइंट ये मिल जाएगा 3,1। भाई देख लो यहाँ पे x2 का मान क्या आ रहा है 1 और x1 का मान क्या आ रहा है 3, तो ये 3,1 पॉइंट आ गया, तो दोनों कॉर्नर पॉइंट आगे कि नहीं आगे इसमें। तो क्योंकि मैंने क्या कहा था, देख लो कॉर्नर टू कॉर्नर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम तो वही हो रहा है। सिंप्लेक्स भी कॉर्नर टू कॉर्नर ही मूव करता है। अब यहां देखो पहले वो कौन से कॉर्नर पे गया, 0,5/2 पे पहुंचा, क्योंकि देख लो इस केस में x2 का मान कितना था 5/2 और x1 का मान क्या था 0, तो 0,5/2 पे पहुंचा। तो यहां से देख लो इधर नहीं गया वो, इधर ही गया, तो हमेशा कहां जाएगा जहां उसको ऑप्टिमलिटी मिलेगी। और फिर यहां भी रुका नहीं, क्योंकि उसको पता है एक और कॉर्नर पॉइंट पे मिलना है, तो कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करता है वो, ये ध्यान रखना है। तो ये आप अगर मान लो, अब आपने कहा ना जैसे अगर यहां अगर दोनों जगह नेगेटिव आ जाता
तो ऑब्वियस ही बात है वो आगे मूव नहीं करता। तो ये कौन सा केस हो जाता कि सर पैरेलल लाइन तो आ रही है, मतलब कंस्टेंट तो पैरेलल आ रहा है, लेकिन वहां सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अपन को। ये ध्यान रखना है भाई। अपन ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि हमेशा पैरेलल लाइन आ जाएगी, मान लो कोई कंस्टेंट पैरेलल आ जाएगा तो वहां मिल ही जाएगा हमेशा, जरूरी नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दोनों केस मैंने बना के बताए आप लोगों को, आई ना बात में। तो वो अपने आप ही जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। तो इसके लिए रूल लिख लो आप लोग ये, और ये टेबल बना लेना। और ये मैं ग्राफिकल वाले क्वेश्चनों पे क्यों दे रहा हूं आपको ये सिंप्लेक्स वाला, ताकि आप इन दोनों चीजों को कंपेयर कर सकें कि चीजें वही पढ़ रहे हैं, अलग कुछ नहीं है भाई। बस 3 वेरिएबल आ जाएंगे, वहां अपन ग्राफिकली देख नहीं पाएंगे। 2 वेरिएबल में अपन ग्राफिकल और इन दोनों को साथ में कंपेयर करके ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें आप एक स्टेटमेंट ऐड कर लो, इफ इन द फाइनल ऑप्टिमल टेबल, अब देखो मैं ये लिखवा रहा हूं साथ में, आप कंफ्यूज मत होना। इफ इन द फाइनल, तो फाइनल आ गई टेबल, तो लिखें इफ इन द फाइनल ऑप्टिमल टेबल, इफ इन द फाइनल ऑप्टिमल टेबल zj माइनस cj इज 0, zj माइनस cj इज 0 करस्पॉन्डिंग टू zj माइनस cj 0 करस्पॉन्डिंग टू एनी नॉन बेसिक वेरिएबल, करस्पॉन्डिंग टू एनी नॉन बेसिक वेरिएबल and in that particular column, and in that particular column, and in that particular column at least one entry, at least one entries, at least one entries strictly positive। वैसे तो पॉजिटिव लिख सकते हैं की बात है, क्योंकि 0 तो अपन वैसे भी पॉजिटिव में काउंट नहीं करते हैं। या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लिखें या पॉजिटिव, जो आपकी मर्जी, समझ गए मतलब। तो तभी अपन क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलेगा, वरना नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे, अब समझ में आया ना। क्योंकि मान लो आप यहां पहुंच गए तो आगे तो मूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा अल्टरनेटिव। तो फिर आगे मूव कैसे करोगे आप, क्योंकि अगर आप आगे मूव तो तब कर सकते हो जब इसको आप एंटर कराएंगे, किसी आप एक को लीव, और वो किससे होगा, मिनिमम रेशियो से। और मिनिमम रेशियो डिफाइन होना जरूरी है, वरना तो आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। बस में आ गई, ये ध्यान रखना है। तो ये था अपना अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं, सिंप्लेक्स टेबल की हेल्प से। अब इसमें ऑप्टिमल यूनिक कब होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, और नॉन बेसिक के करस्पॉन्डिंग कोई 0 नहीं आना चाहिए, वहां मिल जाता है। वो तो अपन यूनिक का तो अपन कर चुके हैं एग्जाम्पल। अब बात आती है कि बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो मैंने आपसे बताया था कि भाई अनबाउंडेड सॉल्यूशन जब होता है तो रीजन हमेशा क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन जब होता है तो रीजन हमेशा क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। लेकिन रीजन अगर अनबाउंडेड है तो सॉल्यूशन बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ग्राफिकल में तो हमने देखा था, एग्जाम्पल भी लिया था। अब उसी एग्जाम्पल को अपन सिंप्लेक्स पे लेके आते हैं। जो हमने एग्जाम्पल लिया था, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे आपको, जिसमें रीजन अनबाउंडेड था, सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड था। एक एग्जाम्पल अपन ने लिया था, रीजन अनबाउंडेड था लेकिन वहां सॉल्यूशन बाउंडेड हो गया था। वो तो वही है कि मैक्सिमम की प्रॉब्लम को मिनिमम कर दो, तो वो दूसरा केस मिल जाएगा। तो उसी एग्जाम्पल पे अपन काम करते हैं। तो ये लिख लिया सबने, लिखे इसमें अब आप तो इन टेबल को लेके दुखी मत रहना, टेबल बनाना कोई नहीं पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा ही नहीं ना। हाँ चलो लिखें इसमें आगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैक्सिमम z बराबर 2x1 प्लस x2,
x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू 10 और यहाँ 2x1 लेस देन इक्वल्स टू 40 और x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लिखें इसको आप। तो पहले तो आप इसको ग्राफिकली बना लें, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको। तो ग्राफिकली देखें इसमें क्या आएगा। तो ग्राफिकली देखेंगे इसमें, इसको रिप्रेजेंट करो, क्या से बनेगा बताओ। इसमें एक तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 10। तो यहां कौन से पॉइंट आएंगे बताओ। जब x1 0 होगा तो ये -10 और जब x2 0 होगा तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा कहीं ना कहीं, इधर भी इसको बनाना पड़ेगा अपने, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लो। तो एक लाइन तो कुछ ऐसे बनेगी इसमें। तो ये मान लेते हैं अपने, ये पॉइंट है कौन सा, सॉरी उल्टा बना दिया क्या, उल्टा बना दिया, क्योंकि ये तो 10,0 से जाएगी ना, इधर आएगी लाइन। एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ 0,-10 है, तो 0,-10 होने का मतलब ये तो यहाँ हो गया, और 10, तो ये लाइन ऐसे कुछ जाएगी यहाँ से ना। ठीक है, इस तरफ से जाएगी आगे। और दूसरी लाइन कौन सी है अपने पास, तो ये है अपने पास x1 बराबर 20 मान लेते हैं। तो x1 बराबर 20 होने का मतलब हो गया, ये यहाँ 10,0 है ना, तो ये 10,0 होने का मतलब ये कहीं आगे इधर ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें यहाँ से बना देता हूँ बेटा, आप देख लेना ना। ये लो, ठीक है, दिख रहा है सबको इधर। x1 बराबर 20, ये लो। तो ये रीजन आ गया, आगे चलता रहेगा ना। और ये पॉइंट आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सी बात है। अब आप यहाँ पे देखो कौन बढ़ रहा है, आगे बढ़ कौन रहा है, x2 का मान बढ़ रहा है ना। ये चीजें भी देखनी होंगी अपन को टेबल में, देखो क्योंकि अनबाउंडेड तो आ रहा है, लेकिन x1 तो इधर फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो x2 का मान सर आप कितना भी बढ़ा सकते हो, आगे तक बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अब ये चीजें भी अपन को देखनी है कि कई बार क्या होता है कि अपन x1 x2 को देख के भी बता सकते हैं कि भाई अनबाउंडेड सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये तो ग्राफिकली देखा अपन ने, अब इसको अपन बनाते हैं सिंप्लेक्स टेबल से। तो सिंप्लेक्स टेबल बनाओ इसकी, आप डायरेक्ट में बना देता हूं, आप लोग भी बना लो। टेबल बना ली क्या सबने। टेबल तो आसान सी है इसकी, कोई ज्यादा टफ है नहीं। तो ये सीजे हो जाएगा, तो x3 x4 ये स्लैक वेरिएबल वगैरह तो अब ऐड कर लोगे ना, इसमें कर लिया होगा सबने। तो एक टेबल बना लो इसमें 0 0, आगे नहीं बनाना है, केवल एक ही बनाना है। अभी एक टेबल बनाना है, इसमें आगे नहीं जाना है। 2 1 0 0 और यहाँ x1 x2 x3 x4 1 2 -1 0 1 0 0 1। तो इसमें आपने ZJ माइनस CJ निकाला होगा। तो ZJ माइनस CJ क्या है बताओ। ये -2 -1 और 0 और 0। तो
आगे टेबल बनाई क्या इसमें आपने? क्या बनी बताओ? दूसरी में क्या आया दिखाओ मेरे को एक बार। जेड जे माइनस सी जे और ऊपर -3 करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब कॉलम में -1 और 2 आ रही है। अच्छा, अब देखो इसको आगे सोल्व नहीं करना था, क्यों नहीं करना है वो समझेंगे अपन। अब इधर ध्यान दो आप लोग, आप इस टेबल को एक बार गौर से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? साथ में उसको देखो और साथ में इसको देखो। अगर मैं इस x2 को एंटर करवाता, इधर देखो इसमें x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, यहां पे -1 है जो अपने जेड जे माइनस सी जे है। तो जो क्योंकि यहां तो -2 है और -2 भाई अपन तो देखते क्या है, मैक्सिमम यानी मोस्ट नेगेटिव देखते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव कौन है सर? मोस्ट नेगेटिव -2 है। तो इसका मतलब है कि सर -2 को तो आप एंटर करवा देंगे, -2 को तो एंटर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? तो -2 को एंटर करवा देंगे, कोई ना कोई रिमूव हो जाएगा, लीव हो जाएगा, ये बात तो है। तो इसका मतलब आगे मूव करेगा कॉर्नर टू कॉर्नर। तो कॉर्नर टू कॉर्नर तो मूव कर रहा है, अपन को दिख भी रहा है कि सर पहले वो यहां इस कॉर्नर पे आएगा, फिर यहां इस कॉर्नर पे आएगा, फिर इस कॉर्नर पे आएगा और फिर चलता जाएगा। लेकिन हमें ये आगे टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है। आप इधर ध्यान दो कि जब हमारे पास जेड जे माइनस सी जे, इसके करस्पॉन्डिंग x2 करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो यहां नेगेटिव आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर देखो क्या है वैल्यू, 0 और -1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो x1 है, इस x1 को आप कभी यहां पे एंटर नहीं करवाए, सॉरी जब एंटर करवाएंगे तो यहां पे डिसाइड नहीं कर पा रहे अपन मिनिमम रेशियो, मतलब ये हमेशा सर चलता हुआ ही जाएगा। मिनिमम रेशियो क्यों डिसाइड करते हैं? मिनिमम रेशियो क्यों डिसाइड करते थे? मैंने क्या रीजन दिया था कि जब भी आप किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस डायरेक्शन में अपन को आगे कोई इंटरसेप्ट मिले ताकि वो वहां रुक जाए, फिर दूसरी साइड में दूसरी डायरेक्शन में क्या करे, यानी किसी एक कॉर्नर पे जा रहा हो फिर दूसरे कॉर्नर पे वो मूव कर जाए, या फिर किसी अदर कॉर्नर पे मूव करे। ऐसे ही तो करता है सिंप्लेक्स। भाई सिंप्लेक्स क्या करता है सर? वो कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर अपन यहाँ पे जो -1 है x2 के करस्पॉन्डिंग, तो यहां सर ये जो x2 है ये हमेशा क्या करेगा? आगे चलता हुआ जाएगा। इसमें आप कभी भी कोई इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं लगा सकते। देख लो आप, ग्राफिकली दिख रहा है। यहां पे देखो आप, ये जो x2 है वो चलता हुआ जाएगा, आप इसमें आगे कहीं नहीं रुकेगा ही। तो अगर हमारे पास सभी जेड जे माइनस सी जे, इसमें रूल क्या बनता है कि अगर हमारे पास सभी जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएं, अगर सभी जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएं और किसी जे के करस्पॉन्डिंग, यानी किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर उसकी एंट्रीज लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो हमेशा इसमें क्या मिलेगा? हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारा रीजन होता है। क्यों होता है ऐसा? समझ में आया? क्योंकि सर यहां मिनिमम रेशियो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और जब अपन किसी भी कोई भी वेरिएबल हो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप मिनिमम रेशियो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वहां कहीं भी आपको आगे इंटरसेप्ट में नहीं मिलेगा, और अगर इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा इसका मतलब वो मान हमेशा क्या जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये रूल होता है। तो पहले आप रूल लिख लेंगे इसमें, फिर इसमें मैं कंपेयर करवाता हूं इसमें। तो दो स्टेटमेंट लिख लो कि इफ ऑल आर जेड जे माइनस सी जे, रूल लिख लेंगे सभी, इफ ऑल आर
जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल्स टू 0 if all are zj minus cj less than equals to 0 and aij is less than equals to 0 for all I and for any j, ऐसे लिखें aij लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I फॉर एनी j, किसी j के करस्पॉन्डिंग, I तो सभी के लिए और फॉर एनी j then LPP has unbounded solution. Then LPP has unbounded solution. Then LPP has unbounded solution. और ये क्यों मिला समझ में आएगा कि सर उस केस में जो अपना x2 है वो हमेशा, आप देख लो यहां पे अपने देख सकते हो कि सर यहां पे x2 पे कभी भी इंटरसेप्ट नहीं आएगा, और जब इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है किसी भी केस में, इसका मतलब सर सीधा है कि वो वेरिएबल हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा, वो कहीं भी किसी कॉर्नर पॉइंट पे नहीं रुकेगा, वहां कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन ये कौन सा केस हुआ कि सर यहां पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन आया, तो रीजन तो अनबाउंडेड आना ही है। जहां अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा वहां मैंने कहा था रीजन हमेशा अनबाउंडेड आएगा। लेकिन वो केस कौन सा बनेगा जब रीजन तो अनबाउंडेड हो लेकिन सॉल्यूशन बाउंडेड आ जाए। तो अभी देख लो, इससे आप इसका मिनिमम कर दो। हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, मैक्सिमाइज की, और इसी को अगर मैं मिनिमाइज कर दूं तो क्या आएगा सर, यहां मिनिमाइज करेंगे तो यहां हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम जेड, और मिनिमम जेड करेंगे तो अपन इसको सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले माइनस से गुणा करते हैं। तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर, -2x1 - x2 ये बनेगा। और जब ये केस बनेगा तो सर यहाँ -2 यहाँ -1 आएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ जेड माइनस सी तो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, लेकिन सर किसी जे के करस्पॉन्डिंग उसकी जो एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, या तो नेगेटिव यानी लेस देन 0 या फिर 0 होंगी। तो उस केस में क्या होगा कि सर यहाँ पे ये जो अपना रीजन है वो तो अनबाउंडेड रहेगा, लेकिन वहां अपन को ऑप्टिमल मिल जाएगा। रीजन अनबाउंडेड क्यों रह रहा है, क्योंकि सर यहां मिनिमम रेशियो तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सर उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ऑप्टिमल मिल रहा है। तो जहां आपको ऐसा कोई भी जेड जे माइनस सी जे करस्पॉन्डिंग कोई कॉलम मिल जाए, कब देखेंगे, जब सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, और किसी भी जेड जे किसी भी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम में अगर सारी एंट्रीज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाती है अपनी, तो उस केस में यहाँ पे रीजन जो है वो तो अनबाउंडेड रहता है। क्योंकि रीजन, भाई ऑब्वियस ही बात, आप खुद सोचो, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मिनिमम रेशियो अपन लेते ही किस लिए है, इंटरसेप्ट के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई कॉलम ऐसा मिल जाए आपको जिसमें आप मिनिमम रेशियो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां रीजन तो हमेशा अनबाउंडेड रहेगा ही रहेगा। लेकिन वहां सॉल्यूशन की गारंटी ये नहीं देता। सॉल्यूशन की गारंटी कहां से मिलती है कि भाई सॉल्यूशन तो कब बढ़ेगा, जब आपके पास कोई वेरिएबल बढ़ेगा, और वेरिएबल कब बढ़ेगा, जब वो एंटर करेगा। तो यहां तो एंटर करने के लिए अपन कब करते हैं, जब जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आता है। लेकिन जब पॉजिटिव आ गए तो ऑब्वियस ही बात है, अब एंटर तो करवाना नहीं है किसी को, तो ऑप्टिमल तो मिलेगा वहां, लेकिन सर यहां पे रीजन क्या देगा, ये अनबाउंडेड दे देगा। तो रीजन अनबाउंडेड और सॉल्यूशन बाउंडेड हो जाए, सर सारे जेड जे माइनस सी जे तो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और किसी एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग उसमें एंट्रीज जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होंगी। तो वहां रीजन तो अनबाउंडेड होगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, बाउंडेड मिल जाएगा। रीजन अनबाउंडेड लेकिन सॉल्यूशन बाउंडेड, क्योंकि वहां पे क्या होगा, क्योंकि ये तो बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन हमें उसकी ऑप्टिमलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ जाएंगे, तो सर पॉजिटिव आने के बाद तो अपन किसी को एंटर करवा ही नहीं सकते।
और एंटर कब करवाते हैं अपन, जब ये अपना नेगेटिव आता है। इसीलिए नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग ये केस बनेगा, इसका मतलब वहां तो अपने पास पॉसिबिलिटी रहती है सर किसी को एंटर करवाने की, और जब एंटर करवाने की पॉसिबिलिटी रहती है इसका मतलब उसका वेरिएबल का मान आप और इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो ये दोनों में फर्क होता है। और आप ये देख भी पा रहे हैं कि सर यहां रीजन तो बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन ऑप्टिमल पे इफेक्ट कब आ रहा था, जब अपने पास ये मैक्सिमम की प्रॉब्लम थी, और उस केस में हमारे ZJ माइनस CJ क्या आ रहे थे, नेगेटिव आ रहे थे। ये केस होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए एक स्टेटमेंट को और लिख लो तो अपना ये एक पोर्शन फिर कंप्लीट हो जाता है। लिखें इसमें, इफ ऑल आर ZJ माइनस CJ, if all are ZJ minus CJ greater than equals to 0, if all are ZJ minus CJ greater than equals to 0 and Aij less than equals to 0 for all I sorry, and Aij less than equals to 0 for all I and any j for any j, then the LPP has unbounded region and bounded solution. Unbounded region and bounded solution. बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अपन LPP की हेल्प से देखते हैं कि भाई कब अपने पास यूनिक ऑप्टिमल आएगा, कब अल्टरनेटिव ऑप्टिमल मिलेंगे, और कब अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, और कब हमारे पास अनबाउंडेड रीजन प्लस बाउंडेड सॉल्यूशन होगा। वो अपन ये एग्जाम में सारी चीजें अपन को पूछी जाती है।